अच्छा जी, मैंने आप लोगों को बहरहाल इम्प्लीकेशंस ऑफ इन्फ्लेशन बता दी कि बेनिफिट्स ऑफ इन्फ्लेशन डिफ्लेशन क्या हो सकता है, बेनिफिट्स ऑफ इन्फ्लेशन और बेनिफिट्स ऑफ डिफ्लेशन क्या हो सकता है, और नुकसान बेनिफिट जो है ना इन्फ्लेशन के या हाइपर इन्फ्लेशन के क्या हो सकते हैं, और नुकसान डिफ्लेशन के क्या हो सकते हैं, वो एक दफ़ा बताता हूँ। बाकी फ़ायदे डिफ्लेशन के आप पढ़ लोगे तो समझ में आ जाएगा, क्योंकि रफली तो मैंने वैसे ही बता दिया था। नुकसान डिफ्लेशन के क्या हो सकते हैं, डिफ्लेशन के नुकसानात अब कंज्यूमर्स के लिए डिफ्लेशन के नुकसान क्या हो सकते हैं। सिंपल, पहला तो कि कंज्यूमर के पास जो मतलब किसी किस्म के उसने लोन लिए हुए हैं, कुछ कर्जे हैं उसके सर पे, तो कल तक वो कर्जे ऐसे थे कि $1000 का कर्जा लिया था उसने, ठीक है, $1000 का कर्जा लिया था, लोन था, और चलो वो लोन ही वापस करना है, इंटरेस्ट को छोड़ो, अभी $1000 का लोन ही उसने वापस करना है। डिफ्लेशन के स्टेट पे क्या होगा, फॉलिंग प्राइसेस वाली इकॉनमी वैसे होती ही नहीं है, अब आपको इन्फ्लेशनरी ही मिलेंगी, फॉलिंग प्राइसेस वाली आपको इकनॉमी मिलेगी नहीं। किसी एक सेक्टर में फॉल हो सकता है प्राइसेस, पूरी इकनॉमी प्राइस फॉल वाला आपको केस नहीं मिलेगा, ठीक है, बिकॉज दैट्स वेरी डेंजरस फॉर एन इकॉनमी, वो तो कंडीशन ही अलग है, ठीक है, सो इट डजंट हैपन। लेकिन अगर फॉलिंग प्राइसेस हैं तो फॉलिंग प्राइसेस का मतलब ये है कि लेट्स सपोज ये बंदा है, ये कोई माल बेचता है या ये लेबर है, तो इसको वेजेस भी कम मिलेंगे। अब इसकी सर्विसेज के भी तो प्राइसेस गिरेंगे ना फॉलिंग प्राइसेस की वजह से, या माल बेच रहा है तो उसके माल के भी प्राइसेस कम मिलेंगे। तो कल तक ये मंथली इनकम जो कमाता था मिसाल तौर पे $4000, ठीक है, और उसमें से पैसा अब जो है ना, अब ये मंथली इनकम उस हिसाब से इसने प्लान किया था $1000 को पे ऑफ करना, कि मैं जो है ना 6 महीने में पे ऑफ कर दूंगा, ठीक है, लेकिन अब ये मंथली इनकम कमा रहा है $3000। Why? Because of the falling prices। लेकिन वो लोन तो वहीं की वहीं खड़ी है, लोन तो $1000 की ली थी ना, सही है, तो $1000 पूरे वापस करने हैं। सो ये इसके लिए बर्डनसम बन जाएगा मजीद, क्योंकि जो उसका रुपया है, जो पैसा उसके पास आ रहा था, एक्चुअली गुड्स एंड सर्विस जो प्रोड्यूस कर रहा है उससे जो पैसा आ रहा है, वो पैसा अब कम आ रहा है उसके पास बिकॉज ऑफ डिफ्लेशन, क्योंकि कम प्राइसेस हो गए मार्केट में, तो उसकी इनकम कम हो गई फॉलिंग प्राइसेस की वजह से, लेकिन उसकी लोन उसको उतनी पे बैक करनी है, क्योंकि वो तो उधार 1000 लिया था तो 1000 ही वापस करना है ना, और ऑन टॉप ऑफ इट अगर इंटरेस्ट भी देना उस पर तो वो तो और महंगा पड़ेगा। क्लियर है? डिफ्लेशन वाली इकोनॉमी में ना अगर 0% इंटरेस्ट रेट पे भी लोन हो ना, 0% इंटरेस्ट रेट पे भी लोन हो, तब भी लोन देने वाला फायदे में ही रहेगा। वो कह रहे चलो मैं $1000 उधार देता हूं, कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं करूंगा, सही है, उसको दिख रहा है कि डिफ्लेशनरी इकॉनमी है। अगर ऐसा केस होता है, अगर कोई इकॉनमी डिफ्लेट कर रही है, तो एक साल बाद लेट्स सपोज अगर 10% इकोनॉमी डिफ्लेट कर जाती है, ठीक है, तो इसने अगर लोन दिया था लेट्स सपोज $10,000 का, तो इसको इसके दिए हुए $10,000 के बदले $10,000 ही वापस मिलने हैं। तो एक साल पहले तक $10,000 से ये जो खरीद सकता था ना चीजें, ठीक है, वो मिसाल के तौर पे किसी भी चीज के 5 आइटम्स थे, या मिसाल के तौर पे $10,000 में वो 2 गाड़ियां खरीद सकता था, 2 कार्स। एक साल बाद चीजों के प्राइसेस 10% गिर गए, तो अब $10,000 के अंदर 2 गाड़ियों से ज्यादा खरीद सकता है, क्योंकि सस्ती हो गई, समझ आ रही है? तो चाहे उसने कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं भी किया, तब भी उसको पूरे के पूरे पैसे मिले ऐसी इकोनॉमिक कंडीशंस में कि इकोनॉमी में प्राइसेस गिर रहे हैं, तो वो पैसों से भी थोड़े से उसके बाद बच जाएंगे, और जो कल तक एक साल पहले जो खरीद पा रहा था ना, उसे पूरे 10,000 जाने थे, अब जो है वो 10,000 में से 2 गाड़ियां भी आ जाएंगी और ऊपर से पैसा फिर भी बचेगा। सी, तो दिस इज हाउ इट हैपेंस इन डिफ्लेशनरी प्रेशर। देखो, इन्फ्लेशन का लफ्ज हो या इन्फ्लेशनरी प्रेशर का लफ्ज हो, इस प्रेशर के लफ्ज से आप जो है ना परेशान मत हो जाना। इन्फ्लेशनरी प्रेशर मतलब इन्फ्लेशन, डिफ्लेशनरी प्रेशर मतलब डिफ्लेशन, सही है, फॉलिंग प्राइसेस। तो सबसे पहली बात ये लिखी है कि जब डिफ्लेशन होती है तो आपकी जो रियल वैल्यू ऑफ डेट है ना, वो बढ़ जाती है। एक तरह से आपको देने तो $10,000 ही है, लेकिन कल तक आपकी इनकम ज्यादा थी और $10,000 पे करने थे, अगर आपने लोन लिया $10,000। अब वक्त के साथ आपकी इनकम कम होती जा रही है डिफ्लेशन की वजह से, सही, तो कम इनकम के अंदर ज्यादा महीने जमा करने पड़ेंगे आपको $10,000 पे बैक करने के लिए, सही। तो दैट्स डेट बर्डन बढ़ गया इस तरह, एक तरह से। क्लियर हो रही है बात? डेफर्ड परचेजेस
ड्यू टू एक्सपेक्टेशन ऑफ लोअर प्राइसेस। डेफर मतलब बाद में, पुट ऑफ करना। तो कंज्यूमर जो है वो शायद परचेज ना करे भी माल, क्योंकि उनको लग रहा है और डिफ्लेट होगा और प्राइस गिरेंगे और प्राइस गिरेंगे। तो इससे क्या हो रहा है, इससे कंज्यूमर जो है वो माल नहीं खरीद रहा। ठीक है। और कुछ चीज़ें होती है सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसीज, खुद अपने आप ही जो फ्यूचर प्रिडिक्ट किया होता है ना, उस फ्यूचर को प्रिडिक्ट करके जो आपने स्टेप्स लिए होते हैं, एक्चुअली वही उस फ्यूचर को तश्कील देता है। मसलन यहां पर आप खड़े हो आज, सही ना, और आपको लग रहा है नहीं यार अभी नहीं खरीदते, प्राइसेस गिरेंगे, इकोनॉमी में लोगों को लगता है प्राइसेस गिरेंगे, और इस वजह से कोई खरीदारी नहीं कर रहा, और इस वजह से डिमांड नीचे गिर गई, और डिमांड नीचे गिरी तो क्या हुआ, डिफ्लेशन हो गई, और वो सब कह रहे देखा मैंने कहा था ना प्राइसेस गिरेंगे। सो दिस इज अ सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी। ठीक है, ये बिल्कुल वैसी बात है कि जैसे कहते हैं ना कि भाई कैची मत चला लड़ाई हो जाएगी, और इस चक्कर में लड़ाई हो जाती है। भाई बोल रहा हूं ना कैची मत चला लड़ाई हो जाएगी। इट्स समथिंग लाइक दैट, सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसीज। सो ये आपकी डिमांड कहीं आप खड़ी थी, आप तो एग्रीगेट डिमांड, क्योंकि लोग परचेज नहीं कर रहे, कंज्यूमर को लग रहा है अभी और प्राइसेस गिरेंगे और प्राइसेस गिरेंगे, तो और कम डिमांड कर रहा है, और जब माल बिक ही नहीं रहा तो सप्लायर, और खासतौर पे पेरिशेबल माल जो सड़ सकता है, ज़ाया हो सकता है, यू नो, जो मतलब वो हो जाएगा, नॉन ड्यूरेबल टाइप है, पेरिशेबल है, तो वो बेचना चाहेंगे कि वो बिक जाए, ख़राब ना हो जाए। क्लियर? तो वो सस्ते से सस्ता बेचना चाहेंगे, तो जब और लोग एंटिसिपेट कर रहे नहीं और सस्ता, तो इस चक्कर में एग्रीगेट डिमांड पीछे, एग्रीगेट डिमांड का गिरने का मतलब ये होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी स्लो डाउन होना, जिसका मतलब अनएम्प्लॉयमेंट की तरफ जा सकता है, जिसका मतलब परचेजिंग पावर गिर जाने का होता है। फिर डिक्रीज इन रियल इनकम इफ वेजेस डू नॉट एडजस्ट क्विकली इनफ विद टू फॉलिंग प्राइसेस। कह रहे अगर प्राइसेस गिर रहे हैं, ठीक है, तो आपकी रियल इनकम में कमी आ सकती है। मसलन ये कि अगर चीज़ों के, इस पॉइंट को वैसे यहाँ लिखा नहीं होना चाहिए था मेरे ख्याल से, लिख दिया था, फिर भी कोशिश करता हूँ उसको बताने की। हर पॉइंट का पढ़ना इनफ नहीं है, उसको बयान भी कर सको आप। अब आप मिसाल ये लो कि और मैं इसको ग्राफ से नहीं बल्कि ग्राफ वगैरह ही समझाता हूँ। मिसाल ये लो कि आपकी इनकम आ रही है, ठीक है, मंथली $3000, आपके सर पे अखराजात हैं, ठीक है, अखराजात है, मॉर्गेज पे करनी है, एजुकेशन के अंदर फीसेस पे करनी है, मॉर्गेज तो लोन होती है, एजुकेशन कोई ख़ास तौर पे लोन्स, जो लोन्स पे करने वो तो उतनी ही है। अब डिफ्लेशन की वजह से सप्लायर ने क्या किया कि उसका माल कम में बिक रहा है तो आपकी वेजेस भी कम कर दी, अगर $2500 कर दी। अब ये वाली जो लोन्स हैं, ये $2500 से आप कैसे पे करोगे मैनेज करना, क्योंकि लोन्स तो उतने की उतनी ही पे करनी है आपने, ठीक है, ये 2 लोन्स तो वहीं के वहीं खड़े, क्योंकि लोन्स तो उतने ही वापस करने होते हैं ना पैसे, बल्कि उसका इंटरेस्ट भी देना होता है। तो फॉलिंग प्राइसेस की वजह से अगर वेजेस फॉल हो रही है, ठीक है, तो उससे लोन्स पे बैक नहीं हो सकती, डेट बर्डन बढ़ जाएगा। उस डेट बर्डन को ख़त्म करने के लिए रीएडजस्ट दोबारा किसी तरह वेजेस हो जाए वापस $3000 पे जाके, क्योंकि वो 3000 के $3000 बहुत सारी लोन्स पे बैक करने के लिए अंदर से इस्तेमाल हो रहे हैं। अगर ये एडजस्टमेंट नहीं हुई तो फिर वर्कर्स की ऊपर डेट बर्डन बढ़ने की वजह से उसके बाद लेफ्ट ओवर इनकम में कुछ खास बचनी नहीं है। सप्लायर ये बात डिबेट कर सकता है कि भाई माल सस्ता हो गया दुनिया भर में, तो इसलिए मैंने वेजेस आपकी गिराई हैं, आप क्यों हायर वेजेस मांग रहे हो, आपकी तो रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जानी चाहिए $2500 में, क्योंकि मार्केट में जनरल प्राइस लेवल्स तो गिर गए। तो फिर वो डिबेट करेगा कि मैं तो उधार, जब प्राइसेस ऊपर थे तब मैंने उधार पे चीज़ें खरीदी थी, और अब वो जो उधार तो उतना ही वापस करना है। क्लियर हो रही है? सो इन दैट केस देयर विल बी अ बर्डन। पर वो वही वाला पहले पॉइंट पे इंक्रीज इन डेट बर्डन जो बढ़ जाता है ना, वो वाला पॉइंट है। वर्कर्स के लिए अगर वेजेस कट हो गए, डिफ्लेशन नहीं, डिफ्लेशन का वर्कर्स को क्या नुकसान है कि सप्लायर को कम प्राइस मिल रहा है तो वो भी कहेगा कि भाई मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, वेज कट करेगा, क्योंकि मेरा माल भी सस्ते में बिक रहा है, मुझे कहीं या तो मैं आपको निकाल दूँ या तो मुझे वेजेस कम देनी होंगी, क्योंकि मार्केट में कॉम्पिटिटर्स आ गए और मार्केट में प्राइसेस गिर गए हमारी प्रोडक्ट के, और मैं प्राइसेस प्रोडक्ट के चार्ज नहीं कर सकता जो पहले चार्ज कर रहा था, तो अब मुझे प्रॉफिट ही नहीं बचेगा अगर मैं लो प्राइसेस पे आने के लिए, लो कॉस्ट करने के लिए मुझे आपकी वेजेस कम करनी पड़ेगी।
क्लियर है? सो दिस हैपेंस, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ सकती है। डिफ्लेशन को मीट करने के लिए अगर सप्लायर देख रहा है बाकी कॉम्पिटिटर्स भी आ गए मार्केट में, उसको मीट करने के लिए सप्लाई बढ़ गई ना मार्केट के अंदर। मार्केट के अंदर इस तरह से कुछ चल रहा है कि दिस इज द डिमांड कर्व, दिस इज द सप्लाई कर्व, और सप्लाई कर्व वेंट अहेड। तो इस प्राइस लेवल से प्राइस लेवल चेंज हो गए, यहाँ पर आ गए, तो प्राइस 1 से प्राइस 2 पे जा चुके हैं। तो ये जो फॉल आया है अब इसी प्राइस पे बेचना है, इक्विलिब्रियम तो यहीं खड़ा है, एक कंपटीशन बढ़ने की वजह से। इस प्राइस पे किस तरह अफोर्डेबल करना है इसको, इस पर अफोर्डेबल करने के लिए या तो एम्प्लॉयज को निकाल भी तो सकता है ना, तो एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ सकती है। क्लियर है? क्वालिटीज गिरा सकता है अपने प्रोडक्ट्स की। फर्म्स जो है वो कॉस्ट कटिंग करेगी, एम्प्लॉयज को ले ऑफ करेगी। ले ऑफ करना या निकाल देना, फायर करना, डिसमिस करना, या फिर अनएम्प्लॉय करना, ये सारी ले ऑफ एक ही टर्म है। रिडंडेंसी भी एक टर्म है, डाउन साइजिंग भी एक टर्म है कि एम्प्लॉयज को निकाल देना। ठीक है? फॉल इन रेवेन्यू होता है फर्म्स का, गिरते हुए प्राइसेस में फिर उनका प्रॉफिट मार्जिन भी कम होता चला जाता है। सही। सेवर्स जो सेविंग कर रहे हैं उनको क्या जो है ना उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट है? सेवर्स के ऊपर यहाँ जो इसने इम्पैक्ट लिखा है गलत लिखा है। एक्चुअली मैंने जो इम्पैक्ट यहाँ लिखा है गलत लिखा है। ये तो बेनिफिट है कि अगर जो सेविंग कर रहा है तो उसने जो सेव किया है वो पैसा जो उसको रिटर्न दे रहा है वो पैसा तो उतना ही रिटर्न देगा ना हर साल। मिसाल के तौर पर अगर 10% मिलना है $1000 पे, तो हर साल $100 मिलना है। और मार्केट में प्राइसेस गिर रहे हैं तो वो $100 की तो परचेसिंग पावर बढ़ रही है उल्टा। सही है? सो दिस इज रॉन्ग हेयर। I'll just cut this one here, क्योंकि ये तो फायदा है आपका। डिफ्लेशन अगर इंटरेस्ट अर्निंग्स जो भी आपकी हो रही हैं और डिफ्लेशन तेजी से हो रहा है तो इट्स अ बेनिफिट। प्राइस मार्केट प्राइस लेवल नीचे जाते जा रहे हैं और आपको वही पैसे मिलते जा रहे हैं जो आपने सेविंग्स किए उस पर रिटर्न, तो दैट्स गुड फॉर यू, राइट? तो ये वाला पॉइंट मैं यहाँ से काट रहा हूँ बिकॉज ये एक एडवांटेज को यहाँ पता नहीं बना के लिख दिया, गलत किया मैंने। इकोनॉमी को एज अ होल नुकसान। अच्छा, कुछ चीज़ें आप इकोनॉमी के अंदर ये समझो कि अगर गिरते हुए प्राइसेस हैं तो सप्लायर भागने ही करेगा। ठीक है ना? वो देखता है कि यार ये प्रोडक्ट एंड सर्विस जो मैं सेल कर रहा था इस मुल्क के अंदर, अब यहाँ तो इतनी फ्री प्राइवेटाइजेशन हो गई है, सब इतने कंपटीशन बढ़ता चला आ रहा है कि प्राइसेस भी लो होती जा रही हैं। तो जो सप्लायर अपनी रिसोर्सेज लेके आया था इस मुल्क के अंदर कि यहाँ तो हायर प्राइसेस मिलेंगे, मैं मोनोपोली स्टेट में होऊंगा तो बड़ा एंजॉय करूँ, लेकिन अब उसको बहुत लो प्राइसेस करने पड़ रहे हैं और उसको लग रहा है कि मैंने तो अभी तक पूरे तौर पर मार्केट को, मोनोपोली भी अरसा गुजार लेती है तो बहुत एंजॉय करती है ना, मैंने पूरे तौर पर एंजॉय नहीं किया था, इतने में कॉम्पिटिशन बढ़ गया। तो मैं जो सोच के आया था इस मार्केट के अंदर या तो बहुत कंपटीशन बढ़ गया, तो वो शायद सप्लायर अब दोबारा भाग जाए क्योंकि अब बहुत लो प्राइसेस हो गए। एयरलाइन इंडस्ट्री के अंदर उसने इन्वेस्ट किया था, लेकिन वो देख रहा है और बहुत सारे इन्वेस्टर्स आ गए, और ज़्यादा एयरपोर्ट बने, और इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट खड़ा करती चली आ रही है, तो डिफ्लेशन हो रहा है। तो इसका नुकसान ये भी तो हो सकता है कि कुछ सप्लायर्स भाग भी जाएं कि उनको किसी और मुल्क में ज़्यादा बेटर रिटर्न्स मिल रहे थे तो वहाँ चले जाएँ, क्या इससे बेहतर रिटर्न हमें जो है कहीं और जनरेट हो जाएगा, क्योंकि इतने लो प्राइस के ऊपर तो हम प्रॉफिटेबल नहीं रह सकते। हम इतनी लग्जरियस सर्विस लेके आ गए थे, इतने लग्जरियस जहाज़ लेके आ गए थे, इतना वेल ट्रेंड स्टाफ लेके आ गए थे, लेकिन हमारे प्राइस भी ऊपर थे। बट मार्केट के अंदर कंपटीशन, इकोनॉमी के अंदर प्राइसेस लो हो रहे हैं, इकोनॉमिक एयरलाइंस आ रही हैं बहुत और वही फिलअप हो पा रही हैं और हम तो फिलअप हो ही नहीं पा रहे, तो हो सकता है वो मतलब बिजनेस से बाहर चला जाए। तो सप्लाई, बहुत सारे सप्लायर्स अगर बिजनेस से अपना रैप अप करके निकल के जाने लगे, मुल्क छोड़ने लगे, तो फिर इससे क्या होगा? इससे आपके मुल्क की सप्लाई तो कम होगी, फिर उनके जो एम्प्लॉयज़ थे वो निकाल दिए गए तो अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ गई। ठीक है, जीडीपी पे भी एक नेगेटिव प्रेशर आएगा, इससे जीडीपी जो है कम हो जाएगी। डिफ्लेशन स्पाइरल, ये बड़ी अच्छी एक मैंने कहीं से उठाई हुई डायग्राम है इन्वेस्टिंग आंसर्स से, इसको देखिएगा। जब प्राइसेस आपके डिफ्लेट होंगे, प्राइसेस गिरेंगे, तो कंपनीज के पास प्रॉफिट्स कम बचेगा। ठीक है ना? प्राइस कम हुए तो जो माल बेच रहे हैं सप्लायर्स, उनके पास प्रॉफिट कम हो गए।
अपने प्रॉफिट मार्जिन अच्छा करने के लिए वो ले ऑफ करेंगे, एम्प्लॉयज़ निकालेंगे, क्योंकि अब मार्केट से ज़्यादा प्राइस नहीं मिल रहा तो कॉस्ट कम करने की करेंगे ना, तो कॉस्ट कटिंग करेंगे ताकि उनका प्रॉफिट बचे। कॉस्ट कट्स के चक्कर में क्या हुआ, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई। अनएम्प्लॉयमेंट से क्या हुआ, स्पेंडिंग लेस हो गई। स्पेंडिंग लेस होने से एग्रीगेट डिमांड गिर गई। एग्रीगेट डिमांड गिरने से और ज़्यादा प्राइस जो है लो जा सकते हैं। ठीक है, हुआ क्या कि दिस वाज द मार्केट इक्विलिब्रियम। सही है, प्राइसेस अगर किसी वजह से फॉल हुए, एग्रीगेट डिमांड गिरी तो प्राइसेस फॉल हुए। जब प्राइसेस फॉल हुए, ठीक है, या तो एग्रीगेट डिमांड गिरने से प्राइस फॉल हो सकते हैं या फिर सप्लाई कर्व आउटवर्ड शिफ्ट होने से प्राइस फॉल हो सकते हैं। ठीक है, प्राइसेस फॉल हो गए तो आपके पॉइंट 1 से पॉइंट 2 पे जा चुके आप। अब ये वाला पॉइंट 1 वाला मैं मिटा रहा हूँ ताकि कन्फ्यूजन खत्म हो। पॉइंट 2 पे जा चुके आप, ठीक है ना। अब इस प्राइस पर आने के बाद फिर आपने देखा इतने लो प्राइस पर परफॉर्म करने के लिए तो मुझे कॉस्ट कट्स करनी पड़ेंगी। तो कॉस्ट कट्स करने के लिए एम्प्लॉयज़ निकाले। जब एम्प्लॉयज़ निकाले तो एम्प्लॉयज़ की परचेजिंग पावर गिरी। एम्प्लॉयज़ की परचेजिंग पावर गिरी तो एग्रीगेट डिमांड भी और गिर गई, क्योंकि वो जो एम्प्लॉयज़ निकाले गए वो तो डिमांड नहीं कर रहे ना अब चीज़ें मार्केट के अंदर। ठीक है ना, अब यहाँ पर 3 पे आ गए। एग्रीगेट डिमांड गिरने की वजह से जो फॉल इन प्राइसेस हुए तो और अब कॉस्ट कटिंग की जरूरत पड़ रही है। और कॉस्ट कटिंग की जरूरत पड़ रही है तो क्या कर रहे हैं, सप्लायर और एम्प्लॉयज़ को निकाल रहा है, और एम्प्लॉयज़ को निकाल रहा है तो फिर और डिमांड गिरेगी, राइट। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। लोअर प्राइस डिफ्लेशन की वजह से प्रॉफिट्स कम बच रहे हैं, प्रॉफिट्स कम की वजह से एम्प्लॉय निकाले तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी तो डिमांड कम हुई, डिमांड कम हुई तो ओवर सप्लाई, सप्लाई ज़्यादा है डिमांड कम है तो प्राइसेस और गिरे। क्या भाई कोई माल खरीद ले, प्राइसेस और गिरे तो फिर दोबारा से और कम प्रॉफिट हुए। जी हल्के हल्के करके सप्लायर ख़त्म भी तो हो सकता है। तो डिफ्लेशन इज़ नॉट गुड आइदर, बल्कि डिफ्लेशन इज़ नॉट गुड। मैं तो कहूँगा इकोनॉमी के लिए स्टेबल इन्फ्लेशन ही अच्छा है। 2 to 3% इन्फ्लेशन इज़ गुड। एक पूरी इकोनॉमी, ओवरऑल इकोनॉमी, एक आध सेक्टर की बात नहीं कर रहा कि यार पेट्रोल प्राइसेस गिर जाएं, बिजली सस्ती हो जाए, दिस कैन हैपन, लेकिन पूरी ओवरऑल इकोनॉमी के अंदर अगर प्राइसेस गिरने का मतलब है इकोनॉमी, जीडीपी जो है आपकी पिछले साल $300 बिलियन थी, अगले साल $280 बिलियन हो गई नॉमिनल। आप लाख समझाने की कोशिश करो कि भाई ये नॉमिनल है 280, इसमें डिफ्लेशन का प्रेशर है। इसको अगर हम बेस ईयर के प्राइस इंडेक्स पे लेके आएंगे तो ये एक्चुअली $310 बिलियन है। सही है ना, ये 280 दिख रही है, लेकिन लास्ट ईयर का जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स था उसी इंडेक्स के हिसाब से अगर इसको हम वैल्यू करते हैं ना तो ये एक्चुअली 280 बिलियन पिछले साल की नज़र से 310 बिलियन के बराबर है। बट यू नो दैट्स नॉट गोना वर्क। आपके पास कल तक 5000 जो आ रहे थे उसके बाद अब अगले दिन 4500 आपके पास आ रहे हैं सेम काम को करने के लिए। तो आपको चाहे ये बताया जाए कि यार आप इससे जो दूध लेते थे 20 रुपये सस्ता हो गया, यू नॉट गोना बाय दैट बिकॉज ऑफ साइकोलॉजी भी तो चल रही है ना, ह्यूमन बिहेवियर। तो ह्यूमन बिहेवियर प्रोग्रेस देखता है बढ़ते हुए नंबर्स में, सही, तो थोड़े से बढ़ने चाहिए।